नमस्कार। इस दूसरे चरण में हम इंसानों और पशु पक्षियों की भाषा के संबंधों को समझने की कोशिश करेंगे। अक्सर ये कहा जाता है, जब भी आप बात करते हैं तो कोई आपको किसी जानवर से आपकी उपमा देने लगता है, कोई आपको नीचा दिखाने के लिए किसी जानवर से आपकी तुलना करने लगता है। तो इंसान ये समझते हैं कि पशु पक्षी इंसानों से बहुत नीचे हैं, उनके पास वो क्षमताएं नहीं हैं जो इंसानों के पास है। भाषा के मसले में भी कुछ इसी तरह के विचार लोगों के हैं। वो ये मानते हैं कि चूंकि पशु पक्षियों के पास पर्याप्त दिमाग नहीं है, इसलिए उनके पास इंसानों जैसी भाषा भी नहीं है। इस दावे में कितनी सच्चाई है, इसको हम भाषा विज्ञानियों और शरीर रचना विज्ञानियों की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। क्या वास्तव में पशु पक्षियों में बुद्धि नहीं है? इस धारणा की सच्चाई क्या है? तो इस धारणा को समझने के लिए पहले आप भाषा कैसे पैदा होती है, ध्वनियां हम कैसे निर्मित कर पाते हैं, इसको समझने के लिए रामविलास शर्मा इंसानों और पशु पक्षियों की भाषा की तुलना करते हुए एक स्थापना देते हैं। वो कहते हैं कि पशु पक्षी भिन्न परिस्थितियों में भिन्न प्रकार की ध्वनि करते हैं। ध्वनि की इस भिन्नता को वो पहचानते हैं, इसलिए ध्वनि विशेष के अनुसार उनकी क्रिया भी भिन्न होती है। वृक्षों में रहने वाले पशु पक्षी मैदान या पानी में रहने वाले जीवों की अपेक्षा अधिक शब्द करते हैं। यानी इससे ये साबित होता है, रामविलास जी ये कहना चाहते हैं कि जब हम पशु पक्षी कह रहे हैं तो सभी पशु पक्षियों की भाषा एक जैसी नहीं है। पहली बात, सबकी अलग अलग है, और फिर इंसानों से उनकी भाषा अलग है। इस पार्थक्य के कारण क्या है? इस पार्थक्य का कारण क्या उनमें बुद्धि की कमी है या कुछ अन्य है? तो रामविलास जी इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि जो इंसानों और पशु पक्षियों की भाषा है, उसमें भिन्नता इस कारण नहीं आती कि उनकी बुद्धि में अंतर है, बल्कि भिन्नता इसलिए आती है कि दोनों के परिवेश में अंतर है, उनके श्रम के तरीकों में अंतर है। और ये अंतर एक दिन का नहीं है, ये हजारों लाखों साल का अंतर है। इन हजारों लाखों साल में इंसानों ने अपनी भाषा को विकसित किया है, क्योंकि स्वयं पशु पक्षियों की भाषा भी, जैसे कहा गया कि जो जंगलों में रहते हैं, जो पानी में रहते हैं, दोनों की भाषा अलग है। जो विचरण करते हैं, जो सीमित जगह पर रहते हैं, उनकी भाषा अलग है। ऐसे इंसानों की भाषा भी किसी की ज्यादा विकसित हो सकती है, किसी की कम विकसित हो सकती है। तो उसमें उसकी बुद्धि का अंतर उतना ज्यादा नहीं है जितना उनकी रिहायश यानी उनका जो परिवेश है और उनके श्रम के तरीके हैं। फिर भाषा किसी एक जो शब्द किसी पदार्थ या भाव की व्यंजना करता है, जरूरी नहीं कि उसका उससे अनिवार्य संबंध हो, वो रूढ़ हो जाता है, धीरे धीरे उसका हम व्यवहार करने लगते हैं। तो इंसानों और पशु पक्षियों की भाषा में भी जैसे बहुत सारी ध्वनियां रूढ़ हो जाती है, जरूरी नहीं कि वो उस खास अर्थ को अभिव्यक्त करती है। जैसे हमने पढ़ा विभिन्न सिद्धांतों में भाषा की उत्पत्ति के जो सिद्धांत है, जो ये बात करते हैं कि हाँ, भाषा की उत्पत्ति में कुछ ध्वनियां और भावों को अभिव्यक्त किया गया, लेकिन धीरे धीरे रूढ़ हो गए वो। अब सवाल उठता है कि जो पशु पक्षियों की भाषा और इंसानों की भाषा है, तो पहले तो हमको ये समझना होगा कि ये कोई पूर्णतया मानसिक या आध्यात्मिक क्रिया नहीं है। भाषा का बनना, ध्वनियों का बनना, चाहे वो इंसानों की भाषा हो या पशु पक्षियों की भाषा हो, ये एक भौतिक क्रिया है। तो निश्चित तौर पर इसके भौतिक आधार है। तो भौतिक आधार क्या है, फिर से हम रामविलास शर्मा की मदद लेकर के समझेंगे इसको। पशु पक्षी और मनुष्य दोनों के पास स्नायु तंत्र है। ज्ञान और कर्म की प्रक्रिया इसी स्नायु तंत्र में संभव होती है। बाह्य पदार्थ और शरीर के भीतर के तत्व भी ग्राहिकाओं यानी इंद्रियों पर आघात करते हैं। यह आघात स्नायविक उत्तेजना बनकर स्नायु तंतुओं द्वारा केंद्रीय स्नायु तंत्र तक पहुंचता है, और वहां से वह अन्य स्नायु तंतुओं द्वारा कर्मेंद्रियों तक पहुंचता है, और उस इंद्रिय के कोषों यानी जो उसकी सेल्स है की विशेष क्रिया में बदल जाता है। यह स्नायविक प्रतिक्रिया ही चेतना, ज्ञान और बुद्धि का मूल आधार है, और भाषा भी इसी से पैदा होती है। यानी सोचने की जो आधारभूत प्रक्रिया है, जो चिंतन की आधारभूत प्रक्रिया और उसके लिए जो जरूरी अंग है, वो मनुष्यों में और पशु पक्षियों दोनों में समान रूप से विद्यमान है। दुनिया का विकास क्रम है, उसमें हम देखते हैं कि मनुष्य सामान्य कार्यों से विशेष कार्यों या पदार्थों की तरफ बढ़ता चला जाता है।
इससे उसके ध्वनि संकेतों का भी विस्तार होता है। यानी मनुष्य ने और पशु पक्षियों ने शुरू में समान ध्वनि संकेतों का उपयोग किया होगा, लेकिन धीरे धीरे मनुष्य ने अपना विकास किया और वो जटिलताओं की तरफ और विशेष कार्यों की तरफ बढ़ता है। इससे क्या होता है कि मनुष्य की भाषा पशु पक्षियों की भाषा से ज्यादा समृद्ध और उन्नत होने लगती है। फिर उसका जो परिवेश है वो बदलता है। मनुष्य ने बहुत जगहों पर विचरण किया, नई नई जगहों पर गया, इससे उसकी भाषा का विकास होता है। उसकी आवश्यकताएं, उसकी जटिलताएं, उसकी भिन्न शरीर रचना, ये सारी चीजें धीरे धीरे बदलती चली गई। मूल रूप में शरीर रचना में कोई खास फर्क नहीं था, लेकिन धीरे धीरे शरीर रचना भी बदली। अब इस भिन्न शरीर रचना क्या है, क्योंकि अभी तक हम बात कर रहे थे दोनों में फर्क नहीं है, लेकिन विकास क्रम में जटिलताओं के साथ, आवश्यकताओं के साथ शरीर रचना भी विकसित होती है। तो ये शरीर रचना कैसे विकसित हुई, इसको लेकर के फिर से हम रामविलास शर्मा की मदद लेंगे। मैं आपको रामविलास शर्मा का नाम बार बार इसलिए भी ले रहा हूं कि हिंदी भाषा के उद्भव और विकास को समझने में या किसी भी भाषा और समाज के रिश्ते को समझने में सबसे उपयोगी जो किताब एक है वो है रामविलास शर्मा की भाषा और समाज। हर किसी को जरूर पढ़नी चाहिए। तो रामविलास शर्मा जो भिन्न शरीर रचना उसके बारे में लिखते हैं कि साधारणतः जो साधारण स्नायु तंत्र वाले पशु परिवेश में होने वाली किसी भी हरकत का जवाब एक सा और नपा तुला देंगे। ऊंची श्रेणी के स्नायु तंत्र वाले पशुओं की प्रतिक्रिया में काफी तब्दीली होती है। मनुष्य का स्नायु तंत्र सबसे अधिक विकसित होता है, जिसके पीछे वो जो भौतिक जटिलताएं हैं। तो जो मनुष्य का विकसित स्नायु तंत्र है, इसलिए वह इस तरह की प्रतिक्रियाओं में सबसे अधिक तब्दीली करता है और ये उसी के लिए संभव है। इसीलिए परिवेश की जानकारी और उसे अनुकूल बनाने के लिए वह अधिक सूक्ष्म होता है। उसके ज्ञान का यह भौतिक स्नायविक आधार है। मानव मस्तिष्क में देखने, सुनने, बोलने, हाथ पैर चलाने के लिए विशेष केंद्र होते हैं। निम्न श्रेणी के जीवों में यह संस्थान सीमा निश्चित स्थान में विशिष्ट कार्रवाई का संचालन केंद्र नहीं होता है। यानी मनुष्य ने जो जिन जटिलताओं का सामना किया, जिन भिन्न भिन्न परिस्थितियों में वो रहा, इससे उसके स्नायु तंत्र और शरीर रचना विज्ञान में भी बदलाव आया, जो कि पशु पक्षियों से उसकी भाषा को उनको अलग बनाने में एक आधार बना। पशु पक्षी चूंकि एक जैसा जीवन जीते रहे, उनके जीवन में उतनी जटिलताएं नहीं आई। जटिलताएं आई होंगी, लेकिन वो जटिलताएं भिन्न प्रकार की थी। उन जटिलताओं से उनका स्नायु तंत्र या उनकी शरीर रचना में कोई खास बदलाव नहीं हुआ और उनकी भाषा एक जैसी बनी रही, उनकी प्रतिक्रियाएं एक जैसी बनी रही। आपने देखा होगा कि पशु पक्षियों की ध्वनियां निश्चित है, मनुष्य की ध्वनि निश्चित नहीं कर सकते। मनुष्य नई नई ध्वनियों का आविष्कार करता है, नई नई ध्वनियों का प्रयोग करता है, नए ध्वनि चिन्हों का अपने जीवन में समावेश करता है। तो इसके अलावा आप देखें कि जो मनुष्य के मस्तिष्क की तरह पशु पक्षियों के बीच भी के अंतर भी एक घोष तंत्र है, ध्वनि पैदा करने का तंत्र है। लेकिन मनुष्य का जो घोष तंत्र है वो पशु पक्षियों से तुलनात्मक रूप में विकसित दिखाई पड़ता है। वो विकसित होने की वजह से वो भिन्न प्रकार की ध्वनियां पैदा करने में सक्षम है। भाषा का जो विकास क्रम है उसको आप समझिए तो जो पशु पक्षियों की भाषा है वो एक सीमित स्थान तक विकास कर पाती है, उसके बाद रुक जाती है। लेकिन जो मनुष्य की भाषा है उसके विकास क्रम को आप समझे तो वो 4 चरणों में चलती है। सबसे पहले एक आंगिक भाषा, यानी इशारे से, संकेत से हमने जिस भाषा का प्रयोग किया। फिर वाचिक भाषा, यानी बोलने वाली भाषा का हमने जो प्रयोग किया। फिर लिखित भाषा, फिर हम उसको प्रकाशित करने लगे, लिखने लगे और उसको छापने लगे, चाहे हाथ से या मशीन से। और सबसे आखिर में यांत्रिक भाषा, जो आजकल मशीनों के माध्यम से हम भाषा का प्रचार प्रसार कर पा रहे हैं और इंटरनेट के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से उसका आसानी से उसका आगे बढ़ा पा रहे हैं। कुल मिलाकर के भाषा एक सामाजिक वस्तु है। क्योंकि मनुष्य समाज में रहता है, इसलिए वो भाषा का विकास भी करता है, उसमें परिवर्तन भी करता है। ये परिवर्तनशीलता भाषा की एक मूलभूत विशेषता है और ये परिवर्तनशीलता मनुष्यों की भाषा में ज्यादा दिखाई पड़ती है, पशु पक्षियों की भाषा में नहीं दिखाई पड़ती। कुल मिलाकर के हमने समझा कि पशु पक्षियों और मनुष्य की भाषा का जो बुनियाद है, उनके जो शरीर रचना विज्ञान है, उसमें बुनियाद तो एक जैसी है, लेकिन मनुष्य के परिवेश, उसकी जटिलताओं, उन तमाम चीजों की वजह से मनुष्य की भाषा विकसित होती चली गई और पशु पक्षियों की भाषा का विकास नहीं हो सका। और भाषा एक परिवर्तनशील और सामाजिक वस्तु है। ये आज के इस मॉड्यूल के इस हिस्से का सार है। धन्यवाद।